हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये टेस्ट सीरीज अनवरत सतत रूप से चालू है, तो इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे आज, और हम हिंदी भाषा के 30 क्वेश्चन आज हल करेंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने की संभावना है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँचें, जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सके और उनका भी एग्ज़ाम जो जुलाई वाला है सीटेट का वो क्रैक हो सके। तो इस प्रकार से आज हम जिस पर चर्चा करेंगे तो वह है भाषा, लैंग्वेज 1, जो आप हिंदी चुनते हैं या लैंग्वेज 2 चुन सकते हैं, दो में से कोई भी, तो उसी के बारे में चर्चा होगी। तो आपको बताया हूँ बार बार कि आप लेक्चर्स भी देखते रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। इसलिए आप इसमें अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जितनी ज़्यादा बार आप अभ्यास करेंगे टेस्ट सीरीज का, उतने अच्छे परिणाम आपके लिए आएंगे। तो बाकी कार्य मैं कर रहा हूँ, आपको मटेरियल खोजने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की इधर उधर ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जुड़े रहिए, आपको एकदम प्योर कंटेंट दिया जाएगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए आप विश्वास के साथ सिर्फ ईमानदारी आप अपने प्रति रखिए कि आप मेहनत सतत करते रहिए, हर दिन आप उसको देखते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए, बस ये ईमानदारी आपकी है। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन हम भाषा के सॉल्व करेंगे। उसमें है जो क्वेश्चन 31 है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। इसमें बताया गया है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, तो इस वाक्य में वह शब्द को पूछता है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। वह जो है वह कौन सा सर्वनाम होगा। ऑप्शन देता है, ऑप्शन नंबर 1 निजवाचक, ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर डी है निश्चयवाचक। तो अब आपको बताना है कि इनमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, निश्चयवाचक। तो अब निश्चयवाचक का डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। तो निश्चयवाचक का मतलब होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। निश्चयवाचक उसकी परिभाषा उसके शब्द में ही छिपी है, लेकिन इसके एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। तो एग्जाम्पल में जैसा कि यह, वह, जो, ये, वे आदि, तो यदि इससे शुरू हो रहे हैं, कोई भी सेंटेंस या वाक्य इससे शुरू हो रहा है जो इसके एग्जाम्पल हैं, तो वह क्या कहलाएंगे, निश्चयवाचक कहलाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें वह शब्द पूछा गया है, इसलिए इसके एग्जाम्पल में है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा जो एक निश्चित लड़के का बोध कराता है। इसलिए इसका आंसर जो है वह होगा ऑप्शन नंबर डी, निश्चयवाचक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है। अभी हमने क्वेश्चन जो 31 था उसमें हमने सर्वनाम के बारे में देखा, अब इसमें पूछता है विशेषण। और मनोहर है जो जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है। तो आपको बताना है, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण, और ऑप्शन नंबर डी परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, गुणवाचक विशेषण। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, तो इसमें जो है वह है गुणवाचक विशेषण। इसमें सुख जो है जीवन भर शब्द समय के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है।
तो जो इसमें गुण व दोष का बोध है वह है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण एवं दोष का बोध कराते हैं, इसलिए उनको विशेषता बताते हैं, उसको विशेषण कहेंगे। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन में पूछता है कि दांत और जीभ के स्पर्श से, जिसमें दोनों का उपयोग हो, दांत का भी और जीभ का भी, तो उन शब्दों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है ए मूर्धन, ऑप्शन बी कंठोष्ठ है, ऑप्शन सी है दंतोष्ठ है और ऑप्शन डी है दंत। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जो दंत से वर्ण बोले जाते हैं उनमें दांत और जीभ का प्रयोग दोनों का होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दंत। जैसे ता, था, दा, धा इत्यादि, इन शब्दों को जब आप बोल के अभी भी जब आप बोलेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जीभ टच करती है दांत को, धक्का देती है, पुश करती है आगे की ओर। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? यहाँ कुछ ध्वनियाँ निर्दिष्ट की गई हैं, बताई गई हैं, उनमें बताना है आपको कि विशेषताओं में से कौन सा अशुद्ध है। इनमें से अशुद्ध आपको छांटना है। ऑप्शन ए है च तालब महाप्राण है, बताता है कि च तालब से बोला जाता है और महाप्राण है। ऑप्शन बी है माँ ओष्ठ है और सघोष है। ऑप्शन सी है ता अल्प प्राण है और दंत से बोला जाता है। ऑप्शन डी है खा महाप्राण है और कंठ से है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में अशुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, च तालब और महाप्राण। तो अभी कल ही महाप्राण की चर्चा हुई थी कि सभी स्वर आते हैं महाप्राण में। तो इस प्रकार से जो अशुद्ध वाक्य है तो वह है ऑप्शन नंबर ए, जो च तालब महाप्राण, यह अशुद्ध है। क्योंकि महाप्राण कल बताया गया था कि इसके अंतर्गत स्वर आते हैं, व्यंजन नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, च तालब महाप्राण। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, बाण का पर्यायवाची नहीं है। इसमें अब बाण का पर्यायवाची नहीं है पूछता है। ऑप्शन ए है सिलीमुख, ऑप्शन बी है सारंग, ऑप्शन सी है आशुग, ऑप्शन डी है विसिख। अब आपको इसमें बताना है कि बाण का ऐसा कौन सा इसमें है 4 पदों में जो बाण का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है तो वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सारंग, यह बाण का पर्यायवाची नहीं है। जबकि सिली, मुख, आशुक एवं विसिख, तीर, सर, ईसु, नारच, सायक जो मैं बता रहा हूँ इतने क्या हैं, बाण के पर्यायवाची हैं। तो आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। वहीं सारंग की यदि बात करें तो सारंग हिरण को बोलते हैं, हिरण का पर्यायवाची सारंग है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है, चूंकि पर्यायवाची नहीं पूछा गया है इसलिए सारंग होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? यहाँ उपचारात्मक शिक्षण का आधार पूछ रहा है। तो ऑप्शन है ए व्याख्यान परीक्षण, ऑप्शन बी निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक परीक्षण, ऑप्शन डी स्वपरीक्षण। तो आपको बताना है कि उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है। तो ये शिक्षण के प्रकार हैं, तो आपको
उपचारात्मक आता है और निदानात्मक भी आता है। तो इसमें एक में क्या होता है, एक में आपको समस्या चुनना पड़ता है, समस्या बस उसका सॉल्यूशन नहीं करना, फिर दूसरी में सॉल्यूशन कर देना है। तो इस प्रकार से जो इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उपचारात्मक शिक्षण का आधार है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण इसका सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह ये हिंदी व्याकरण की शब्दावली है। अयोगवाह कहा जाता है अल्प प्राण को, बी है संयुक्त व्यंजन को, सी है महाप्राण को और डी है विसर्ग को। तो इसमें से आपको बताना है कि अयोगवाह कहा जाता है किसे। ये सब पीएससी के क्वेश्चन भी हैं, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं, पीएससी में मेंस में लिखने के लिए ये क्वेश्चन आते हैं। चाहे यूपीएससी हो, यूपीएससी में क्वालिफाइंग पेपर में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर तो हिंदी में आते हैं, और एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस में यदि हिंदी होता है तो मेंस में लिखने के लिए आते हैं। महाप्राण, अल्प प्राण, अघोष, सघोष, अयोगवाह, व्यंजन, स्वर, ये सारे क्वेश्चन आते हैं मेंस में। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लेटर्स, कई प्रकार के लेटर्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस उसमें मेंस में लिखने के लिए आते हैं। तो 37 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। विसर्ग को, विसर्ग जैसे अंग आहा आपने सुना होगा, उसमें विसर्ग का प्रयोग होता है, उसी को बोलते हैं अयोगवाह। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 38, सुमेलित करना है और फिर नीचे कूट दिए गए हैं उसके। तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, जबकि सूची 2 में उसके रचनाकार के नाम दिए गए हैं। ए में है सत्यार्थ प्रकाश, उसके सामने एक है नाभादास। बी में है रामचरितमानस और दूसरे नंबर पर है सूरदास। सी में है सूरसागर और तीसरे पर है दयानंद सरस्वती। डी में है भक्तमाल और चौथे पर है इधर तुलसीदास जी। तो इसमें आपको कूट का प्रयोग करके बताना है कि इसमें कौन से लेखक की कौन सी बुक है। ऑप्शन है ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। बी में है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। सी में है ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। वहीं डी की यदि बात करें तो ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है। तो इसमें आपको बताना है, शायद आप पकड़ पाएंगे क्योंकि सूरदास तुलसीदास जी की तो आपको मालूम ही होगी, भले दयानंद सरस्वती जी या नाभादास जी की मालूम ना हो, मगर सूरदास और तुलसीदास जी की आपको मालूम होगी, जो विश्व प्रसिद्ध की रामचरित तुलसीदास जी की है और सूरसागर या सूरसारावली, ये सारी रचनाएं सूरदास जी की हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ए का तीसरा होगा, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की है। ये सभी पीसीएस या यूपीएससी में प्री एग्जाम में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सामाजिक आंदोलन के प्रणेता रहे हैं दयानंद सरस्वती जी, नमस्ते शब्द भी दिया था। तो इस प्रकार इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ये हमेशा आती है प्री एग्जाम में। तो दयानंद सरस्वती जी की है सत्यार्थ प्रकाश। फिर हम देखते हैं बी का चौथा रामचरितमानस तुलसीदास जी की है, सूरसागर सूरदास जी की है और भक्तमाल नाभादास जी की है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। आप सिर्फ उतना ही डिटेल पर ध्यान देंगे जो आपके पेपर में अनिवार्य है, पूछा जाएगा। बाकी हाई लेवल की बातें आप सुनिए नॉलेज के लिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 39 है, निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है। यहाँ भाववाच्य की बात हो रही है। अब इसमें 4 कथन दिए गए हैं, उसमें बताना है आपको कि ये इनमें से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। फर्स्ट है उससे बैठा नहीं जाता, सेकंड है राम से खाया नहीं जाता, थर्ड है राम पत्र लिखता है,
फोर्थ है सीता पुस्तक पढ़ती है। इसमें भाव पकड़ना है आपको, भाववाच्य पूछा है। अब कूट दिया है ए 1 2 और 4, बी 1 2 3 और 4, सी 1 2 और 3, डी 1 और 2। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 1 और 2, उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। क्रिया के रूप में भाव की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार से जो इसके सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 1 और 2। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें 3 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट है अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। दूसरा है वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। तीसरा है अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। तो आपको बताना है कौन सा सही है इनमें से। कूट है ए केवल 3, बी केवल 1, सी 1 और 2, डी 1 2 और 3। इसमें उपरोक्त सभी भी जोड़ सकता था डी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। सेकंड है वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। पंचमाक्षर वर्ग का मतलब होता है का वाली लाइन का खा गा घा अंगा, पांचवा अक्षर अंगा है। इसी प्रकार चाछा जाझा इया या अन्या। तो जो लास्ट के शब्द हैं वो पंचमाक्षर अनुनासिक बोले जाते हैं, यह कथन सत्य है। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड सत्य हैं, सही हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। 4 शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक वचन या बहुवचन के रूप में, दोनों के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। ऑप्शन ए है मुनि, ऑप्शन बी है बेटा, ऑप्शन सी है लड़का और ऑप्शन डी है बालिका। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिनको हम एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। मुनि ऐसा शब्द है जिसको हम एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर मुनि है। बेटा, लड़का और बालिका ये तीनों एक वचन में सिर्फ प्रयोग में लाए जा सकते हैं, बहुवचन में नहीं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है। तत्सम और तद्भव शब्द के युग्म बनाए गए हैं, तो इन चारों में से कौन सा युग्म सही है। तद्भव और तत्सम 3 गलत होंगे, एक सही होगा, तो आपको बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन ए है करहाट और कहाड़। तत्सम में करहाट और तद्भव में कहाड़ उसका दिया गया है। बी है कपित या कैथा। फिर सी है कुक्षी कोख। फिर डी है अष्ट 8। तो इस प्रकार आपको बताना है कि इनमें से तत्सम, यदि आपको समझ है तत्सम और तद्भव की, अर्थात एक संस्कृत रूप को ही डायरेक्ट अपना लिया जाता है और एक हिंदी को, उन्हीं को हम बोल देते हैं तत्सम और तद्भव। ये ग्रामर में आपने बेसिक ग्रामर में पढ़ा होगा। तो इसका जो सही आंसर है, तो जो कपित है ये संस्कृत शब्द है, कैथा हिंदी शब्द है, वहीं कुक्षी भी और कोख ये संस्कृत हिंदी हैं, और अष्ट और 8 ये भी संस्कृत हिंदी हैं। तो तत्सम और तद्भव कौन सा युग्म सही है, तो ये लगभग तीनों सही हैं।
ये तीनों सही हैं। क्वेश्चन उसको पूछना चाहिए था कि तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ए हो जाता, क्योंकि करहाट कहाड़ कड़ाह ये नहीं है, ये नहीं है सही। बाकी ये सभी सही हैं, इसलिए उसका क्वेश्चन पूछने का गलत है। यहाँ होना चाहिए युग्म सही नहीं है, नहीं है पूछता, तो ये हो जाता फिर आंसर। लेकिन सही है तो ये युग्म ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये बस रॉन्ग है, इसलिए इस क्वेश्चन में बोनस अंक मिला है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। फिर से ग्रामर का ही क्वेश्चन है, उपसर्ग की यहाँ चर्चा हुई है। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है, अशुद्ध आपको पकड़ना है। ऑप्शन है ए है निम धन अज्जित बराबर है निमज्जित, बी है उत धन ग्रीव बराबर उत्ग्रीव, सी है अध धन सेरा बराबर अधसेरा, डी है नी धन खरा बराबर निखरा। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है, इनमें से किन में। ये जो 4 ऑप्शन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें उपसर्ग का निर्देश क्या है, अशुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है तो यह क्या है, अशुद्ध है, निम्धन अज्जित, अशुद्ध उपसर्ग का प्रयोग इसमें किया गया है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। ग्रामर का ही क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास की चर्चा की गई है इसमें। ऑप्शन है दौड़ धूप, ऑप्शन बी है त्रिभुवन, ऑप्शन सी है पीताम्बर, ऑप्शन डी है मधुमक्खी। अब आपको बताना है इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में आपको विभक्तियां 7 विभक्तियों के अंतर्गत पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा तत्पुरुष समास ही पूछा जाता है क्योंकि उसमें 7 विभक्तियां हैं, उसमें याद करना पड़ता है आपको सातों। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, मधुमक्खी। मधुमक्खी में तत्पुरुष समास है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 45, सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ बताना है। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए है पीछे पड़ना, ऑप्शन बी है मरने मारने पर उतारू होना, ऑप्शन सी है भाग जाना, और ऑप्शन डी है बाधक होना। अब इसमें आपको चूज करना है कौन सा सही होगा, मुहावरे का अर्थ कौन सा सही होगा इनमें से। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, पीछे पड़ना। बोलते हैं ना कि सिर पे सवार हो गया है, ऐसा लग रहा है। पीछे पड़ना, आशिकी का भूत सवार हो गया है इसके सिर पर, बोलते हैं जब किसी लड़की के पीछे कोई पड़ता है मजनू, तो बोलते हैं ना। इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। या आप जुनून से क्या है सीटेट क्वालिफाई करने के पीछे पड़ गए हैं, तो लोग बोलने लगेंगे कि ये आदमी सीटेट इसके सिर पर सवार हो गया है, सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। तो इस प्रकार पीछे पड़ना कि आप पीछे पड़ गए हैं सीटेट के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीछे पड़ना। अब इसमें गद्यांश है, उसमें निर्देश है प्रश्न संख्या 46 और 47 के लिए। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए 46 और 7 के लिए। तो पहले गद्यांश का अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। इसमें है कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है। यहाँ बात को आप समझेंगे, एक दूसरे पर आश्रित हैं। कला और जीवन का संबंध क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है, ऐसा गद्यांश बोल रहा है। फिर है कलाकार कल्पना और यथार्थ का समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है।
जो कला और जीवन का संबंध है वो एक दूसरे पर आश्रित है। कला, कल्पना, यथार्थ का समन्वय मतलब जोड़ देना। किसको? कलाकार को, कल्पना को और यथार्थ जो हकीकत है इनकी, उसको समन्वित करके समाज के समक्ष क्या करता है? आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कला के स्वरूप पर किसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है? जीवन का। कलाकार जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं करता है, वरन वह आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करता है। जो कलाकार है वो जीवन के यथार्थ रूप को ही नहीं बल्कि आदर्श रूप को भी क्या करता है? प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जीवन का कला पर और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव है। इसी को बोलते हैं अन्योन्याश्रित। जीवन पर कला का और कला पर जीवन का व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद अर्थात कला के लिए संबंधी विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेयस्कर मानी जाती है। कलावाद अर्थात कला के लिए संबंधी विचार जो हैं वो जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेयस्कर मानी जाती है। अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें जीवन और कला को जोड़ दिया गया है एक कलाकार से। क्वेश्चन अब देखेंगे 46 है, कला और जीवन अन्योन्याश्रित हैं का तात्पर्य है। फर्स्ट पैराग्राफ का ही दे दिया यहाँ अन्योन्याश्रित। तो इसमें ऑप्शन है ए, जीवन में दोनों उपयोगी हैं। ऑप्शन बी, किसी अन्य तत्व पर आश्रित हैं। ऑप्शन सी है एक दूसरे पर आश्रित हैं। ऑप्शन डी है एक दूसरे से पृथक है। तो इसका अर्थ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब अपन गद्यांश का अध्ययन कर रहे थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसका अर्थ ही होता है अन्योन्याश्रित का, एक दूसरे पर आश्रित होना, उसको हम बोल देते हैं अन्योन्याश्रित। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है? ऑप्शन ए है जो कलावाद पर आधारित हो। ऑप्शन बी है जो जीवन उपयोगी हो। ऑप्शन सी है जो कल्पना पर आधारित हो। ऑप्शन डी है जो प्रकृति का चित्रण करती हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी गद्यांश की अंतिम पंक्ति में समझाया गया है कि कौन सी कला श्रेष्ठ मानी जाएगी, जो जीवनोपयोगी हो। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें भी निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 48-49 निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी हम गद्यांश का अध्ययन कर रहे थे, 2 क्वेश्चन उससे लिए गए थे। अब पद्यांश का अध्ययन करेंगे, 2 क्वेश्चन उसके लिए दिए गए हैं। पद्यांश देखते हैं कौन दिया गया है। तो इसमें दिया गया है, श्याम गौर किमि कहों बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि श्याम गौर किम कहों बखानी, बखान करना। श्याम गौर, श्याम रंग है एक। तो इसके जो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 48, इस पद्य में कौन सा भाव है? ऑप्शन ए है करुण, ऑप्शन बी है मधुर, ऑप्शन सी है सुकुमार, ऑप्शन डी है ओस। श्याम गौर किमि कहों बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। तो आप इसको पकड़ पा रहे हैं क्या? इसमें कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? तो इसका जो सही आंसर है 48 का, 48 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। माधुर्य भाव को दिखाता है, दर्शाता है। भगवान कृष्ण और राम की जब लीला पढ़ेंगे श्याम गौर वरण, तो उसमें आ जाता है, समझाया गया है। तो इसमें आनंदमय मधुर वातावरण को इंगित करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, यह पद्यांश किस कवि का है? कुम्भन दास, ऑप्शन बी है नाभादास, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है सूरदास। तो आपको बताना है इनमें से किसकी रचना है ये पद्यांश। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास जी। मैं बोला था ना
कि श्याम वरण गौर वरण, यदि श्याम वरण आ गया है तो या तो सूरदास या तो तुलसीदास, दो ही हैं। और श्याम रंग दोनों का था, कृष्ण का भी और श्री राम जी का भी। और दो ही रचनाकार हैं जो ज़्यादातर पंक्तियाँ उन्हीं पर लिखे हैं, जैसे सूरदास जी श्री कृष्ण पर और तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी पर। तो ये रचना जो है वो तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है, चांदनी चौक चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? अब आपको बताना है चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। इसमें ऑप्शन ए है द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी है भाववाचक, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी है जातिवाचक। तो इसका जो सही आंसर होगा चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है चांदनी चौक में। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? विलोम की दृष्टि से सही नहीं है पूछता है। ऑप्शन ए है सुबुद्धि असुबुद्धि, ऑप्शन बी है कीर्ति अपकीर्ति, ऑप्शन सी है उत्कर्ष अपकर्ष और ऑप्शन डी है आरोह अवरोह। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, क्योंकि सही नहीं पूछता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सुबुद्धि का कुबुद्धि विलोम हो जाता है, इसमें असुबुद्धि दे दिया है, इसलिए यह ऑप्शन सही नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 52, सुमेलित करना है। सूची 1 और 2 दी गई हैं। ए में है तलवार, उसके सामने नंबर 1 वृक्ष, बी में है टेढ़ा, दूसरे नंबर पर है प्रवीण, सी में है तरु, तीसरे नंबर पर है वक्र, डी है पटु, चौथे नंबर पर है कृपाण। तो ये आपसे बन जाएगा, एक नज़र में ही आप इसको बना लेंगे सही जोड़ी को, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। लेकिन फिर भी सॉल्व कर देते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब मिला लेते हैं, देख लेते हैं। तलवार को आप जानते हैं कि कृपाण बोलते हैं। टेढ़ा यानी वक्राकार, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तरु, बिटप, पादप, वृक्ष, ये सब पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। फिर पटु आता है, तो पटु को क्या बोलेंगे? प्रवीण। पटु बोलने वाले को, पटकथा है ना, उसको प्रवीण, प्रवीणा, ये सारे उसके पर्यायवाची हैं, इसलिए इसमें पर्यायवाची दिए गए हैं। तो आप इसको, जहाँ तक मेरा मानना है कि सॉल्व कर लेंगे। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 53, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? इसमें अब आपको मिश्र वाक्य पहचानना है। ऑप्शन ए है उसमें न पत्ते थे न फूल थे, ऑप्शन बी है वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, सी है यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, डी है मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो अब आपको बताना है इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है इन चारों में से। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते ही आपको मालूम हो जाना चाहिए कि मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। इसमें कई वाक्य मिश्रित है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? फिर से ग्रामर का क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है? कारक। ऑप्शन ए है संबंध, ऑप्शन बी है संबोधन कारक, ऑप्शन सी है अधिकरण कारक, ऑप्शन डी है अपादान कारक। तो अब इसको बताना है आपको, इसमें कौन सा
कारक होगा वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। ये वाक्य दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा कारक होगा। 4 कारकों के नाम भी दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक है इसमें। कर्ता ने कर्म को कर्णम से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे ऐसे होता है। तो यदि आपको कारकों की विभक्तियाँ मालूम हैं तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है। अब इसमें लिंग से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ऑप्शन है ए आयुष्मती, ऑप्शन बी है आयुष्मयी, ऑप्शन सी है आयुषी, ऑप्शन डी है आयुष्मयी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए आयुष्मती। आयुष्मती आयुष्मान का, आयुष्मान आशीर्वाद है एक प्रकार का जो ऋषि मुनियों द्वारा दिया जाता था। तो पुरुषों के लिए वो बोलते थे आयुष्मान भव, जबकि स्त्रियों के लिए आयुष्मती। तो ये क्वेश्चन वहीं का है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, मिट्टी का माधो होने का अर्थ है। मिट्टी के महादेव या माधो वही हैं। तो अब देखना इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन है ए समझदार होना, ऑप्शन बी बहुत ही मूर्ख, ऑप्शन सी कृष्ण की मूर्ति और ऑप्शन डी है मिट्टी की मूर्ति। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। गाँवों में अक्सर कहते हैं ये मिट्टी के महादेव हैं। निरा मूर्ख, बहुत है मूर्ख। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, तद्वित का संधि विच्छेद क्या है। तद्वित शब्द यहाँ दिया गया है, उसका संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है तत् धन धित, ऑप्शन नंबर बी है तद धन हित, ऑप्शन नंबर सी है तत् धन हित, ऑप्शन नंबर डी है तद धन धित। तो वो आपको बताना है इनमें कौन सही आंसर होगा। तद्धित का पूछा है, तद्धित। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, तत्धन हित। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, तत्धन हित बराबर तद्धित। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है, उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है। शब्द दिया है उद्विग्न और संधि विच्छेद पूछ रहा है। अभी तद्धित का पूछा था, अब उद्विग्न का पूछ रहा है। ऑप्शन ए है उत्धन दिन्न, ऑप्शन बी है उत्धन भिन्न, ऑप्शन सी है उत्धन विघ्न और ऑप्शन डी है उत्धन दिग्न। तो अब आपको बताना है इसमें कौन सा उसका संधि विच्छेद होगा उद्विग्न का। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही संधि विच्छेद होगा, उत्धन विघ्न। तो उद्विग्न हो जाएगा। ताकतदा हो जाता है, आप संधि में पढ़ेंगे तो वही इसमें बताया गया है कि ताकतदा हो गया है। तो उत की जगह उद्दा हो गया तो उद्विग्न बन गया। तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, बीती विभावरी जागरी अंबर, पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब इसमें अलंकार पूछा गया है, पंक्ति दी गई है और अलंकार आपसे पूछा गया है। बीती विभावरी जागरी अंबर, पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी। ऑप्शन ए है यमक, ऑप्शन बी है उपमा, ऑप्शन सी है रूपक, ऑप्शन डी है उत्प्रेक्षा। अब आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, रूपक अलंकार होगा। इसमें कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार होगा। अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो
तो उपमेय और उपमान को एक रूप में कह दिया जाता है, वही यहाँ पर किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार होगा। अब हम बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उधव नित बसति बहार वर्षा की है। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। फिर से अलंकार है, पूछ रहा है। ऑप्शन ए है रूपक, ऑप्शन बी है श्लेष, ऑप्शन सी है यमक, ऑप्शन डी है उपमा अलंकार। तो पंक्ति देता है और आपको चूज करना है इसमें कौन सा अलंकार होगा। बिनु घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में उधव नित बसति बहार वर्षा की है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, श्लेष या श्लेष्म अलंकार। इसका सही आंसर क्या है? श्लेष्म। श्लेष्म का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। तो इस प्रकार इसके कई अर्थ निकलते हैं, चिपके रहते हैं कई अर्थ, इसलिए यहाँ पे बिनु घनश्याम, यहाँ घनश्याम श्री कृष्ण को भी बोलते हैं, घनश्याम घने बादल काले बादल को भी बोल देते हैं। इस प्रकार एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हैं, इस प्रकार से यहाँ श्लेष्म अलंकार है। तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि आपको इस चैनल के माध्यम से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। आपका एग्ज़ाम अब नज़दीक आने वाला है, 2 महीने का और टाइम है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और जितनी ज़्यादा आप बार अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप सीटेट में बेहतर, जिसे बोलते हैं टॉप कैंडिडेट, तो आप उस परिणाम के योग्य हो जाएंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और जोड़ें, जिससे कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रह जाए कि कंटेंट नहीं मिला था इसलिए हम फेल हो गए। तो कंटेंट मेरे द्वारा भरपूर कोशिश की जाएगी। NCERT के जो टॉपिक हैं आपके एग्ज़ाम में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के, वो भी लगभग 25 से 30 टॉपिक अपलोड कर दिए गए हैं और लगभग इतने ही टॉपिक हैं। तो मई महीने में लगभग कंप्लीट हो जाएंगे टॉपिक वाइज, हिस्ट्री के भी, पॉलिटी के भी, ज्योग्राफी के भी। उसमें 6th, 7th और 8th तीनों मर्ज हैं। सिर्फ उसमें लिखा है पॉलिटी के लेक्चर, हिस्ट्री के लेक्चर और ज्योग्राफी के लेक्चर। तो आप घबराएंगे नहीं कि कक्षा 6, 7, 8 नहीं लिखा है, वो सब मर्ज हैं। आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है, टॉपिक आपको मिलेंगे। आप एक तरफ सिलेबस रखेंगे, एक तरफ लेक्चर्स मेरे जब सुनेंगे तो आपको पूरे टॉपिक उसमें कवर मिलेंगे। और उसमें बताया गया है विधिवत कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, कितने आते हैं। लगभग हर पार्ट से 2 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जो अंडरलाइन करके बताता हूँ उसके अलावा आपको पढ़ना नहीं है। एक बार आप सुनिए, दूसरी बार आप उसको मत पढ़िए, आप अपनी नोट्स बनाइए शॉर्टकट में, उसको बस पढ़िए। टाइम आपका कम हो जाएगा, आप 10 मिनट में पूरी नोट्स पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, कल फिर होगी मुलाकात।